तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है व्हेन आई हैव फियर्स बाय जॉन कीट्स। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो जॉन कीट्स इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1795 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों ये एक इंग्लिश पोएट थे जो कि रोमांटिक पोएट्स की सेकेंड जनरेशन का हिस्सा थे, जैसे कि लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड नाइटेंगल, टू ऑटम, स्लीप एंड पोएट्री, ओड ऑन मेलांकली, हिज लास्ट सोनेट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 23 फरवरी 1821 में 25 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम से रिलेटेड क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताए गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम 1812 में लिखी गई थी, लेकिन 1848 में हमारे पोएट के डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। पहली बार ये पोएम लाइफ, लेटर्स एंड लिटरेरी रिमेन्स ऑफ जॉन कीट्स में शामिल हुई थी। दोस्तों ये पोएम 14 लाइन्स की है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इसका स्ट्रक्चर है 3 क्वार्टरेंस और एक फाइनल राइमिंग कपलेट। वही अगर इसके राइम स्कीम की बात करें तो वो है ABAB, CD EFEF GG। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि हमारी पोएम से रिलेटेड थे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम का थीम यानी कि इस पोएम का मेन मैसेज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम छोटी है लेकिन बहुत ही गहरी है, जिसमें पोएट अपनी लाइफ के छोटे समय और अपनी फियर्स यानी कि डर के बारे में बात करते हैं। इस पोएम में पोएट अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लिखने की इच्छा और अपनी मोहब्बत को लेकर चिंता दिखाते हैं कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। वो नेचर और यूनिवर्स की ब्यूटी को देखकर इंस्पायर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ लाइफ के लिमिटेड टाइम का भी डर उन्हें महसूस होता है। दोस्तों ये जो पोएम है हमें ये बताती है कि जीवन में फेम यानी कि प्रसिद्धि और लव यानी कि प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अंत में ये सब कुछ टेम्पररी है और हमें अपने मोमेंट्स और क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस पोएम की सबसे पहली लाइन आती है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि शायद एक दिन वो जीना ही बंद कर देंगे, यानी कि उनका जीवन खत्म हो सकता है। यहाँ सीज टू बी का मतलब है एग्जिस्ट करना ही बंद कर देना, यानी कि सिंपल भाषा में बताऊँ तो मर जाना यानी कि डेथ हो जाना। यानी कि पोएट ये सोचकर ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर जो है वो कि उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। और वो ऐसा भी सोचते हैं कि उनका जो दिल है वो थोड़ा घबरा जाता है। ये सारी चीज़ें तो सोच कर उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अभी उन्हें बहुत कुछ देखना है और बहुत कुछ लिखना भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पहली लाइन में बताया गया है। देन इसके बाद है बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन। यहाँ पर पोइट अपनी सोच के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों टीमिंग ब्रेन का मतलब है दिमाग में भरी हुई सोच और आइडियाज़, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं उसे यहाँ पर टीमिंग ब्रेन कहा गया है। वही ग्लीन्ड बाय माई पेन का मतलब है कि राइटर अपने पेन से अपनी सारी सोच को लिखकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। यानी कि पोएट कह रहे हैं कि वो डर में है कि शायद उनका जीवन इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा कि वो अपनी सारी सोच को लिख सके, यानी कि दुनिया के सामने ला सके। तो यही बात इस लाइन में बताई गई है। बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी, यहाँ पर पोएट हाई पाइल्ड बुक्स का जिक्र कर रहे हैं। मतलब कि बड़े बड़े और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है हाई पाइल्ड बुक्स। इन कैरेक्टर का मतलब है लिखने की शैली या फिर अक्षरों में लिखना बेसिकली। यानी कि पोएट को डर है कि शायद वो अपनी लिखने की कला और अपने लिखे हुए आइडियाज़ को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पोएट का मानना है कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटी है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी जो सारी आइडियाज़ है, उनकी जो सारी सोच है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो सारी कि नोट कर सके, यानी कि लिख सके और दुनिया के सामने ला सके। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है
होल्ड लाइक रिच गार्नर्स द फुल राइपन्ड ग्रेन। दोस्तों इस लाइन में पोएट लिखने और अपने आइडियाज़ को अनाज के भंडार की तरह रखा हुआ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे किसान जो है वो अनाज का भंडार भर लेता है और उसमें पूरे अनाज का खजाना होता है, वैसे ही पोएट चाहते हैं कि उनके थॉट्स और आइडियाज़ भी लिखे जाए और दुनिया के लिए सुरक्षित हो जाए, दुनिया के सामने आए। लेकिन वो डर रहे हैं कि शायद वो इसे कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका तो मानना यही है कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर उनकी लाइफ का दी एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। When I behold upon the night stared face, यहाँ पर पोइट रात में आकाश में चमकते हुए जो है मतलब तारे होते हैं उनको देख रहे हैं। नाइट स्टेयर्ड फेस का मतलब है कि रात का एक ऐसा चेहरा जो तारों से भरा हुआ है। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है वो नेचर और कॉस्मोस की ब्यूटी को देख रहे हैं, यानी कि जो हमारी ब्रह्मांड की ब्यूटी है, जो तारे हैं, चांद है, ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ें देखकर वो अपने अंदर की क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि क्या क्या आइडियाज़ उनके माइंड में, उनके दिल में आ सकते हैं ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को किसी कागज़ पर उतार सके। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स ऑफ हाई रोमांस, यानी कि पोइट जो है वो क्लाउड्स को एक स्टोरी और इमेजिनेशन के सिंबल के रूप में देख रहे हैं। हाई रोमांस का मतलब है बड़े और ब्यूटीफुल सपने, यानी कि कहानियाँ या फिर फीलिंग्स। पोइट सोचते हैं कि क्लाउड्स और नेचर के पैटर्न से कैसे वो अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन शायद वो अपना काम कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर वो बता रहे हैं। देन इसके बाद है एंड थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, यानी कि इस लाइन में पोइट अपने फियर को और ज़्यादा गहरा कर लेते हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं कि शायद उनका जीवन इतना लंबा नहीं होगा कि वो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ को लिख सके। दोस्तों ट्रेस का मतलब होता है फॉलो करना या फिर लिखना बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे ट्रेस। देन इसके बाद है देयर शैडोज विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि वो अपनी क्रिएटिव जर्नी को मैजिक हैंड ऑफ चांस के साथ फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि कभी कभी इंस्पिरेशन और आइडियाज़ रैंडमली हमें मिलते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि शायद वो इन सारे मोमेंट्स को पकड़ नहीं पाएंगे और उनकी राइटिंग में बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास टाइम कैसा है तो बहुत ज़्यादा कम है, उनकी लाइफ लिमिटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में बताया गया है। देन इसके बाद है एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर। यहाँ पर पोइट और शॉर्ट लाइफ वाली लड़की, यानी कि कोई स्पेशल पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर का मतलब है कोई बहुत ही प्यारा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए साथ रहने वाला इंसान, यानी कि बहुत प्यारा इंसान है लेकिन बहुत ही थोड़े समय के लिए साथ है। पोइट कहते हैं, यानी कि पोइट जैसे ये सारी बात कहते हैं और ये सारी चीज़ें सोचते हैं तो उनका दिल जो है वो उदास हो जाता है, क्योंकि जो उनके साथ रहने वाला इंसान है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि कम समय के लिए है, यानी कि वो बस कुछ चंद घंटों के लिए है, ऐसा हम समझ सकते हैं। दैट आई शाल नेवर लुक अपॉन दी मोर। इस लाइन में पोइट अपनी मोहब्बत के लॉस का डर दिखाते हैं, यानी कि मोहब्बत के खोने का डर दिखाते हैं, यानी कि उन्हें डर है कि शायद वो कभी इस प्यारे चेहरे को, प्यारे इंसान को नहीं देख पाएंगे। दोस्तों ये जो डर है वो डेथ या फिर सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। नेवर हैव रेलिश इन द फेयरी पावर। दोस्तों यहाँ पर फेयरी पावर का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरल मैजिक और हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करती हो। दोस्तों ये वो खुशी है जो बिना किसी सोचे समझे प्यार में मिलती है। पोइट कहते हैं कि शायद वो इस मैजिकल लव को कभी फील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास, उनकी लाइफ के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में बताया गया है। देन इसके बाद है ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव देन ऑन द शोर, यानी कि पोइट यहाँ पर कहते हैं अनरिफ्लेक्टिंग लव, मतलब कि ऐसा लव जो बिना सोच विचार के प्योर फीलिंग से होता है, यानी कि जिसमें जो है वो मतलब कि कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन अब हमारे पोइट को डर है कि शायद वो ये जो लव है वो कभी एक्सपीरियंस, यानी कि कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपनी पूरी लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ और दुनिया के बारे में सोचते हैं, जैसे कि खुले समंदर के किनारे वो खड़े हो, तो इस तरीके से वो मतलब कि अपनी लाइफ के बारे में सोच में डूब जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है ऑफ द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन एंड थिंक। यहाँ पर पोइट मेटाफोरिकली कहते हैं कि वो दुनिया में अकेले हैं और लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों वाइड वर्ल्ड का मतलब होता है कि बड़ी सी दुनिया, यानी कि हमारी लाइफ या हमारा जीवन, हम उसे कह सकते हैं वाइड वर्ल्ड, यानी कि बहुत बड़ी दुनिया।
पोइट का मतलब है कि जब वो अपनी लाइफ और एम्बिशंस को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ भी अचीव करना इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, यानी कि इतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है, तो वो जो अचीव करना चाहते हैं वो उनको नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से उन्हें लगता है कि दुनिया में जो सारी चीज़ें होती है उन्हें अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे हमारे पास हमारी लास्ट लाइन आती है, टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू सिंक। यानी कि पोइट कहते हैं कि जब वो लाइफ के लास्ट मोमेंट तक सोचते हैं तब उन्हें लगता है कि दुनिया की सारी मोहब्बत यानी कि लव और फेमस होने की जो चाह होती है, यानी कि जो फेम होता है, वो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सब सारी चीज़ें टेम्पररी है। इसका मतलब है कि आखिर में सब चीज़ें खत्म हो जाती है और बस हमारा एग्जिस्टेंस ही मैटर करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।